My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहनों, पिछली कुछ कक्षाओं से हम सभी लोगों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट किया है, एक महत्वपूर्ण प्रकरण को, महत्वपूर्ण विषय को स्टार्ट किया है, दैट इज इंटेलिजेंस या बुद्धि। तो प्रिय विद्यार्थियों, बुद्धि या इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियोस से, और उसमें हम सभी लोग कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ चुके हैं, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ चुके हैं, डिफिनीशंस ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ चुके हैं, और उसी में प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोगों ने नेचर नर्चर जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, और अब हम सभी लोग जो है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो बुद्धि के सिद्धांत के बारे में हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं पिछली कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियोज के द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम सभी लोगों ने मोनोफैक्टर थ्योरी देखा था, बुद्धि का मोनोफैक्टर थ्योरी देखा था, जो कि बीने जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर हम सभी लोगों ने स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी देखा था, और उसके बाद हम सभी लोगों ने थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी देखा। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी, थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी और बीने का मोनोफैक्टर या एक कारक सिद्धांत के बारे में हम सभी लोग चर्चा कर चुके हैं, हम सभी लोग इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आज की जो क्लास है, आज की जो कक्षा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है, आज का जो प्रकरण है, आज का जो सिद्धांत प्रिय विद्यार्थियों, यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके बारे में लगभग सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में, जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए या फिर आपका बीएड, एमएड, डीएड, डीएलएड, बीएलएड, किसी का भी एग्जाम हो, एजुकेशन बीए, एमए का एग्जाम हो, सभी में यह जो है थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अधिकांशतः पूछी जाती है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की क्लास में हम सभी लोग गिलफोर्ड्स थ्री डायमेंशनल थ्योरी या गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, जिसको हम लोग त्रिविमी सिद्धांत भी कहते हैं, या इसी सिद्धांत को बुद्धि की संरचना सिद्धांत या प्रज्ञा की संरचना का सिद्धांत या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी या इसको एसआई मॉडल भी कहते हैं, इस सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, तो आप सभी लोगों से एक बार पुनः आग्रह है कि आप सभी लोग पूरे मनोयोग से आज की कक्षा में रहिएगा, आज की क्लास में रहिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से और प्रिय साथियों में से अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, उसको आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करके आसानी से उसको खोज करके अपना स्टडी कर सकें, उसके बारे में पढ़ सकें, अध्ययन कर सकें, वीडियो को देख सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार है प्रिय विद्यार्थियों, यदि वह लाल है, रेड है, तो उसको भी प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप कमेंट्स कर सकते हैं वीडियो पे। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके महत्वपूर्ण सुझावों पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे, जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उनका अनुपालन करने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और आपकी समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।
चलिए दोस्तों, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आज की क्लास जैसा कि हमने आपको बहुत ही स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रारंभ में ही बताया कि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोग बुद्धि का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, वह इंपॉर्टेंट थ्योरी है गिलफोर्ड्स 3 डायमेंशनल थ्योरी या गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत, जिसे हम लोग गिलफोर्ड का त्रिविमी सिद्धांत भी कहते हैं। और इसी सिद्धांत को प्रिय विद्यार्थियों स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत या प्रज्ञा की संरचना का सिद्धांत या इसी को एसआई मॉडल भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एसआई मॉडल है, एसआई मींस स्ट्रक्चर ऑफ आई फॉर इंटेलेक्ट, तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल और स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कई नामों से इस थ्योरी को जाना जाता है, इस सिद्धांत को जाना जाता है। आज की क्लास के पूर्व, आज की कक्षा के पूर्व, पिछले कक्षा में, पिछले वीडियोज में हम सभी लोगों ने मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ थार्नडाइक का जो बहुकारक सिद्धांत था प्रिय विद्यार्थियों, उसके बारे में चर्चा किया था। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि थार्नडाइक ने कहा था कि बुद्धि को सिर्फ 2 कारक से नहीं, बल्कि बुद्धि की जो संरचना है वो अनेक कारकों से होती है, ढेर सारे फैक्टर से होती है। और इसी के संदर्भ में उन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी दिया था। प्रिय विद्यार्थियों, जो बहुकारक सिद्धांत है थार्नडाइक जी का, यह अब एक पुराना सिद्धांत माना जाने लगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब थार्नडाइक जी का सिद्धांत क्या हो गया, ओल्ड हो गया, तो इस सिद्धांत के उपरांत इसी सिद्धांत का, इसी श्रेणी का प्रिय विद्यार्थियों, इसी श्रेणी का जिसको मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं, तो बहुकारक सिद्धांतों में ही इसी श्रेणी का एक दूसरा सिद्धांत का प्रतिपादन गिलफोर्ड साहब ने किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि जो गिलफोर्ड साहब की जो थ्योरी है, जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है, वह भी क्या है, वह भी मल्टी फैक्टर थ्योरी की ही माना जाता है, अर्थात वह भी एक प्रकार से बहुकारक सिद्धांत ही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब थार्नडाइक जी की जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है, बहुकारक सिद्धांत है, यह ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, तो गिलफोर्ड साहब ने इसी श्रेणी का एक दूसरा सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमी सिद्धांत या इसी को हम सभी लोग 3 डायमेंशनल मॉडल या 3 डायमेंशनल थ्योरी या इसी को बुद्धि की संरचना का सिद्धांत, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी या एसआई मॉडल भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमी सिद्धांत या बुद्धि की संरचना का सिद्धांत या इसी को प्रज्ञा की संरचना का सिद्धांत, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी, एसआई मॉडल या गिलफोर्ड्स 3 डायमेंशनल थ्योरी, अनेक नामों से इस सिद्धांत को जाना जाता है। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, जो गिलफोर्ड जी का जो सिद्धांत है, जो गिलफोर्ड जी की थ्योरी है, यह अब तक जितनी भी थ्योरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने बीने जी की थ्योरी पढ़ी, थॉर्स्टन जी की थ्योरी, थॉर्नडाइक जी की थ्योरी पढ़ी है और स्पीयरमैन जी की थ्योरी पढ़ी है। तो जितनी भी थ्योरीज को हम लोगों ने पढ़ा है, उन सभी थ्योरीज, उन सभी सिद्धांतों से भिन्न है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है, यह सिद्धांत बीने के, थॉर्स्टन के, थॉर्नडाइक और स्पीयरमैन के सिद्धांतों से काफी अलग है, काफी भिन्न है। जैसा कि थॉर्स्टन, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन या बीने जी ने अपने सिद्धांत में बताया था, उन लक्षणों से या उन विशेषताओं से अलग हट करके गिलफोर्ड जी का सिद्धांत है, गिलफोर्ड जी ने कुछ अलग बताया। तो प्रिय विद्यार्थियों, गिलफोर्ड जी का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए हमने आपको पहले भी चर्चा किया था कि स्टैटिस्टिक्स की एक तकनीक होती है, सांख्यिकी की एक तकनीक है, जिसको बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस या कारक विश्लेषण। तो कारक विश्लेषण या फैक्टर एनालिसिस का प्रयोग करके जेपी गिलफोर्ड साहब लगभग 20 सालों तक, 20 वर्षों तक उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने इस पर प्रयोग किया, कार्य किया। और 20 सालों के प्रयोग के उपरांत फैक्टर एनालिसिस या कारक विश्लेषण के आधार पर, कारक विश्लेषण की सांख्यिकी के आधार पर, अपने प्रयोगों के आधार पर जेपी गिलफोर्ड साहब ने अपने सहयोगियों की सहायता से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक त्रिविमी प्रारूप का, बुद्ध के एक त्रिविमी प्रारूप को दिया, बुद्ध के एक 3 डायमेंशनल मॉडल को दिया, जिसको हम सभी लोग स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल भी
कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, 20 वर्षों से अधिक समय तक कारक विश्लेषण या फैक्टर एनालिसिस के आधार पर जे.पी. गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने बुद्ध के त्रिविमी प्रारूप या 3 डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत किया, और जिसे हम सभी लोग स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल या प्रज्ञा की संरचना का प्रारूप कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जे.पी. गिलफोर्ड एंड एटल अर्थात जे.पी. गिलफोर्ड और उनके सहयोगियों के द्वारा, जे.पी. गिलफोर्ड एंड अदर्स जी के द्वारा कारक विश्लेषण या फैक्टर एनालिसिस के आधार पर बुद्ध के त्रिविमी प्रारूप को दिया गया, बुद्ध के 3 डायमेंशनल मॉडल या 3 डायमेंशनल थ्योरी का प्रतिपादन किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो गिलफोर्ड का जो सिद्धांत था, गिलफोर्ड के सिद्धांत में गिलफोर्ड जी के अनुसार बुद्ध के सभी तत्वों को हम सभी लोग 3 डायमेंशन में 3 विमाओं में सुसज्जित कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो डायमेंशन उन्होंने बताया वो कितना बताया था? 3 डायमेंशन या 3 विमा बताई, 3 डायमेंशंस बताए, और उन्होंने कहा कि जो हमारा बुद्धि है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस के जो फैक्टर्स हैं, जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उन सभी तत्वों को हम सभी लोग 3 डायमेंशन में सुसज्जित कर सकते हैं, 3 डायमेंशन में बांट सकते हैं। तो तीनों डायमेंशंस क्या है प्रिय विद्यार्थियों? जो बुद्ध की 3 विमाएं हैं, वो सबसे पहली विमा है जिसको हम लोग कंटेंट या विषय वस्तु कहते हैं या विषय सामग्री कहते हैं। सेकंड जो डायमेंशन है प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज ऑपरेशंस या संक्रिया। तो दूसरा हो गया ऑपरेशंस या संक्रिया, और तीसरा है प्रोडक्ट या उत्पाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो 3 डायमेंशन, 3 विमाएं जो कि गिलफोर्ड साहब ने दिया था, पहला डायमेंशन है कंटेंट्स या विषय वस्तु या विषय सामग्री, सेकंड इज ऑपरेशंस या संक्रिया, एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट या उत्पाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से 3 विमाएं हैं, 3 डायमेंशंस हैं, और इन्हीं 3 डायमेंशंस के द्वारा हम बुद्ध के सभी तत्वों को सुसज्जित कर सकते हैं, बुद्ध के सभी तत्वों का वर्णन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक डायमेंशन को बारी बारी से इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम सभी लोग कंटेंट्स या विषय वस्तु या सामग्री के बारे में चर्चा किया जाएगा। चलिए तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट, कंटेंट्स या विषय वस्तु या विषय सामग्री। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंटेंट्स या विषय वस्तु या विषय सामग्री से अभिप्राय उस विषय वस्तु से होता है, उस विषय सामग्री से होता है जिसको लेकर के या जिसके द्वारा जो है मेंटल एक्टिविटीज किया जाता है, मानसिक कार्य किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रथम विमा है, प्रथम विमा को उन्होंने क्या कहा? प्रथम विमा को उसने मानसिक कार्य करते समय निहित विषय वस्तु या सामग्री के रूप में परिभाषित किया। अर्थात जब हम मेंटल एक्टिविटीज करते हैं, मानसिक कार्य करते हैं, उस समय जो विषय वस्तु होता है या जो सामग्री होती है, वही क्या है? गिलफोर्ड के डायमेंशंस की जो प्रथम डायमेंशन है, फर्स्ट डायमेंशन है, प्रथम विमा है गिलफोर्ड के सिद्धांत की। अब बात रही विषय वस्तु की, तो विषय वस्तु से तात्पर्य उस क्षेत्र से होता है जिनके एकांशों या पदों या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं क्रियान्वित की जाती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब विषय वस्तु की हम लोग बात कर रहे हैं, तो विषय वस्तु से अभिप्राय उस एकांश या यूनिट से है, उस पद या आइटम से है, या उन सूचनाओं से है जिनको लेकर के हम मानसिक क्रियाएं करते हैं, मानसिक संक्रियाएं करते हैं, मानसिक कार्य करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन एकांशों, पदों या सूचनाओं अर्थात यूनिट्स, आइटम्स या इंफॉर्मेशंस के आधार पर हम संक्रियाएं करते हैं, मानसिक कार्य करते हैं, मेंटल एक्टिविटीज करते हैं, उन्हीं आइटम्स को, उन्हीं यूनिट्स को, उन्हीं इंफॉर्मेशंस को, उन्हीं सूचनाओं, पदों या एकांशों को विषय वस्तु या कंटेंट से विषय सामग्री हम कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह विषय वस्तु या विषय सामग्री से अभिप्राय उन एकांशों से है, सूचनाओं से है, पदों से है जिनके द्वारा मानसिक कार्य या मानसिक संक्रिया को किया जाता है। प्यारे भाई बहनों, गिलफोर्ड साहब ने गिलफोर्ड के अनुसार विभिन्न मानसिक कार्यों को 4 प्रकार की विषय वस्तु या सामग्री निहित हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम जब यह थ्योरी आई, यह सिद्धांत आया, तो उस समय गिलफोर्ड साहब ने मानसिक कार्यों को करने के लिए 4 प्रकार के कंटेंट्स या 4 प्रकार के सामग्री का वर्णन किया। उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ कंटेंट्स बताया। तो 4 प्रकार के कंटेंट्स या 4 प्रकार के विषय वस्तु या 4 प्रकार के सामग्री हो सकते हैं। चलिए बारी बारी से देख लेते हैं कि कौन कौन सी सामग्री हो सकती है प्रिय विद्यार्थियों। तो सबसे पहले
आकृतिक या फिगरल कंटेंट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, आकृतिक सामग्री या आकृतिक विषय वस्तु या फिगरल कंटेंट्स, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये ऐसा कंटेंट्स होता है जिसमें क्या होता है, आकृति होती है या चित्र होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आकृतिक विषय वस्तु का संबंध आकृतियों से होता है, फिगर से होता है या चित्रों से होता है। और दूसरा है प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड वन इज सिंबॉलिक कंटेंट्स या सांकेतिक विषय वस्तु या प्रतीकात्मक विषय वस्तु। तो प्रिय विद्यार्थियों, सिंबॉलिक कंटेंट्स या सांकेतिक या प्रतीकात्मक विषय वस्तु के अंदर क्या आएंगे, सिंबल्स आएंगे, साइंस आएंगे, या फिर कुछ अक्षर आ सकते हैं, कुछ नंबर्स आ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सांकेतिक विषय वस्तु के अंतर्गत संकेतों, प्रतीकों, चिन्हों, अंकों, अक्षरों आदि से संबंधित होता है। अर्थात जो सिंबॉलिक कंटेंट होता है, जो सांकेतिक या प्रतीकात्मक जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के अंतर्गत संकेत हो सकते हैं, प्रतीक हो सकते हैं, चिन्ह हो सकते हैं, कुछ अक्षर हो सकते हैं या कुछ अंक हो सकते हैं। तो यह तो रहा पहला, रहा फिगरल टाइप ऑफ कंटेंट्स, एंड सेकेंड वन इज सिंबॉलिक कंटेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है प्रिय विद्यार्थियों, थर्ड वन इज शाब्दिक या शब्दार्थ विषयक, दैट इज वर्बल कंटेंट और सिमेंटिक कंटेंट। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वर्बल कंटेंट या सिमेंटिक कंटेंट होता है, वह जो है भाषा से संबंधित होता है। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा से संबंधित होता है, वर्ड मीनिंग या शब्दार्थ से संबंधित हो सकता है। तो प्यारे भाई बहनों, शाब्दिक विषय वस्तु के अंतर्गत भाषा के द्वारा प्रस्तुत विचार होते हैं। शब्दार्थ विषयक या अर्थगत से तात्पर्य ऐसी सूचना से है जिसका संबंध अर्थ से होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो तीसरे प्रकार का कंटेंट है वह क्या है, वर्बल या सिमेंटिक कंटेंट है। वर्बल या सिमेंटिक कंटेंट अर्थात शाब्दिक या शब्दार्थ विषयक के अंतर्गत भाषा से संबंधित, लैंग्वेज से संबंधित कंटेंट हो सकते हैं, जिसमें जो है वर्ड मीनिंग भी हो सकता है या विभिन्न विषयों के या विभिन्न शब्दों के अर्थ से संबंधित कंटेंट्स हो सकते हैं। तो यह रहा तीसरे प्रकार का कंटेंट। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार का जो कंटेंट है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें शाब्दिक चिंतन तथा संचार से संबंधित शब्द आते हैं। अर्थात जो वर्बल या फिर सिमेंटिक जो कंटेंट है, इसके अंतर्गत जो कंटेंट्स हो सकते हैं वो वर्बल थिंकिंग से हो सकते हैं या कम्युनिकेशन, शाब्दिक चिंतन या संचार से संबंधित वर्ड्स हो सकते हैं, संचार से संबंधित या शाब्दिक चिंतन से संबंधित शब्द हो सकते हैं वर्बल कंटेंट के अंतर्गत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो चौथा प्रकार है, फोर्थ वन इज बिहेवियरल कंटेंट्स या व्यवहारात्मक सामग्री। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो व्यवहारात्मक सामग्री या बिहेवियरल कंटेंट है, इस बिहेवियरल कंटेंट्स में व्यक्तियों के जो व्यवहार होते हैं, चाहे वो इंटरनल बिहेवियर हो या एक्सटर्नल बिहेवियर हो, इस इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर से रिलेटेड कंटेंट्स बिहेवियरल कंटेंट्स के अंतर्गत होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, व्यवहारात्मक विषय वस्तु व्यक्तियों के बाह्य एवं आंतरिक व्यवहार से संबंधित होता है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, व्यवहारिक विषय वस्तु जो है व्यक्तियों के बाह्य एवं आंतरिक व्यवहार, दैट इज इंटरनल या एक्सटर्नल बिहेवियर जो होता है उससे संबंधित हो सकता है, और इसके अंतर्गत व्यक्तियों के व्यवहार, उसकी अभिवृत्ति दैट इज एटीट्यूड, उसकी आवश्यकताएं, नीड आदि के बारे में सूचना आदि सन्निहित रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो व्यवहारात्मक कंटेंट है, जो व्यवहारात्मक विषय वस्तु है, व्यवहारात्मक विषय सामग्री है, उसके अंतर्गत मनुष्य के, व्यक्ति के इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिहेवियर से रिलेटेड कंटेंट्स होते हैं, जिसके अंतर्गत मनुष्य या व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन हो सकता है, उसके एटीट्यूड का, उसके नीड का या उसके इमोशंस का या अन्य जो मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं उसके बारे में सूचना व्यवहारात्मक कंटेंट्स के अंतर्गत हो सकती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला डायमेंशन रहा, जो पहली बीमा रही, वो क्या रहा, दैट इज कंटेंट्स या विषय वस्तु या विषय सामग्री। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि इसके अंतर्गत चार प्रकार के कंटेंट्स हो सकते हैं। पहला आकृतिक या फिगरल, दूसरा सिंबॉलिक या सांकेतिक, और तीसरा है शाब्दिक या वर्बल, और चौथा है प्रिय विद्यार्थियों बिहेवियरल या व्यवहारिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड डायमेंशन की, या द्वितीय जो दूसरा इसका बीमा होता है प्रिय विद्यार्थियों, जो गिलफोर्ड साहब की जो थ्योरी है, इस थ्योरी के अनुसार जो सेकेंड डायमेंशन है दैट इज संक्रिया या ऑपरेशंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, संक्रिया या ऑपरेशन से तात्पर्य
उस एक्टिविटी से है, या संक्रिया या ऑपरेशन से तात्पर्य मानसिक कार्यों से है, मानसिक प्रक्रियाओं से है, जिसके द्वारा या जिसके द्वारा जो है किसी भी कार्य को किया जाता है। मानसिक जो भी कार्य होते हैं, मानसिक कार्यों को करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया से अभिप्राय ऑपरेशन या संक्रिया से है। प्रिय विद्यार्थियों, गिलफोर्ड तथा उनके साथियों के अनुसार बुद्ध की दूसरी बीमा मानसिक कार्यों को करने की संक्रिया है। तो सेकंड डायमेंशन क्या है? दैट इज ऑपरेशंस या संक्रिया। मानसिक कार्यों को, मेंटल एक्टिविटीज को करने के लिए जो ऑपरेशंस हो सकते हैं, जो संक्रियाएं हो सकती हैं, वही जो है सेकंड डायमेंशन से है। प्रिय विद्यार्थियों, संक्रिया या ऑपरेशन से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रियाओं के स्वरूप से होता है। तो ध्यान दीजिए, मानसिक प्रक्रियाओं का नेचर या मेंटल एक्टिविटीज का नेचर क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं का स्वरूप क्या है, इसी से अभिप्राय है ऑपरेशन या संक्रिया से। दिए गए कार्य को करने में व्यक्ति द्वारा की गई मानसिक क्रियाओं का स्वरूप क्या है की व्याख्या संक्रिया करता है। अर्थात कोई भी मानसिक कार्य जब दिया जाता है व्यक्ति को, तो उस मानसिक कार्यों को करने के लिए व्यक्ति की जो प्रक्रिया होती है, वो मानसिक प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है, मानसिक प्रक्रियाओं का स्वरूप जो होता है, इसी को संक्रिया के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह स्पष्ट है कि संक्रिया से अभिप्राय क्या है, उस मानसिक प्रक्रियाओं से है, मानसिक क्रियाओं से है, जिसकी सहायता से, जिसके द्वारा मानसिक कार्यों को कंप्लीट किया जाता है, पूरा किया जाता है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मानसिक क्रियाएं हैं, या जिसको हम लोग संक्रियाएं कहते हैं, गिलफोर्ड साहब के अनुसार, गिलफोर्ड जी के अनुसार मानसिक संक्रियाएं या ऑपरेशंस 5 प्रकार की हो सकती हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं कि पांचों प्रकार कौन कौन से हैं। तो जो पहला प्रकार है, द फर्स्ट वन इज कॉग्निशन या संज्ञान। तो प्रिय विद्यार्थियों, कॉग्निशन या संज्ञान क्या होता है? संज्ञान के बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं। संज्ञान क्या है? किसी चीज के बारे में जानना, कुछ सीखना, कुछ सूचना एकत्रित करना, या कुछ खोज करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से संज्ञान या कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। संज्ञान सीखने का प्रथम चरण होता है। ध्यान दीजिए, जो संज्ञान है या कॉग्निशन है, वह सीखने का प्रथम चरण होता है। और संज्ञान के अंतर्गत जागरूकता, तात्कालिक खोज, सूचनाओं का बोध आदि आता है। अर्थात जो संज्ञान है या कॉग्निशन है, इसका अर्थ है अवेयरनेस से या जागरूकता से, इमीडिएट डिस्कवरी या तात्कालिक खोज से, सूचनाओं के बोध या अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस आदि से। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो संज्ञान है, संज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति सीखने की क्रिया को स्टार्ट करता है। सीखने का प्रथम चरण है। इसके द्वारा, जो संज्ञान के द्वारा व्यक्ति जो है विभिन्न प्रक्रियाओं के प्रति, विभिन्न सूचनाओं के प्रति जागरूक होता है, विभिन्न सूचनाओं की खोज करता है, और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उसका बोध विकसित होता है। संज्ञान के अंतर्गत विकृत शब्दों या विकृत चित्रों या इसी प्रकार की अन्य अपूर्ण उत्तेजनाओं की समझ तथा उन्हें पूर्ण बनाने की योग्यता निहित होती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि इनकम्प्लीट या विकृत या किसी प्रकार से जो डिस्टॉर्टेड शब्द है, डिस्टॉर्टेड जो चित्र है, विकृत चित्र है, या इसी प्रकार से इनकम्प्लीट जो भी कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को, उन उत्तेजनाओं को समझना और उन्हें पूर्ण करने की योग्यता है प्रिय विद्यार्थियों क्या है, उस संज्ञान के अंतर्गत निहित होती है। तो इस तरह से ऑपरेशन के अंतर्गत जो पहला प्रकार रहा वह क्या रहा? दैट इज कॉग्निशन या संज्ञान। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड टाइप है वो क्या है? दैट इज मेमोरी या स्मृति या स्मरण। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेमोरी या स्मृति या स्मरण के अंतर्गत आप सभी लोग जान रहे हैं मेमोरी से क्या अभिप्राय है? किसी भी सीखे गए ज्ञान को, सीखी गई जानकारी को बनाए रखना, उसको याद रखना, उसको धारण करना क्या होता है? मेमोरी कहलाता है, स्मृति कहलाता है। तो इस तरह से स्मरण क्या है, स्मृति क्या है? स्मरण या स्मृति सीखे गए ज्ञान को धारण करना है, उसको याद रखे रहना है। प्रिय विद्यार्थियों,
मेमोरी के अंतर्गत हम लोग जब कोई नई वस्तु देखते हैं उसको यदि हम पहचान जाते हैं तो वह भी मेमोरी में आता है, या किसी घटना के बारे में जो हम याद कर लेते हैं उसको, तो वह भी मेमोरी में आता है। तो फिर विद्यार्थियों, किसी घटना किसी प्रक्रिया को याद कर पाना पुनः, उसे कहते हैं प्रत्यास्मरण, या किसी घटना किसी प्रक्रिया किसी वस्तु किसी व्यक्ति को पहचान लेना, उसे कहते हैं प्रत्याभिज्ञान। तो इस तरह से जो स्मृति या मेमोरी होती है इसके अंतर्गत पूर्ववर्ती योजनाओं के प्रत्यास्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान या रिकॉग्निशन को स्मृति कहा जाता है। तो फिर विद्यार्थियों, इस तरह से जो स्मृति की बात आ रही है, स्मृति क्या है? पूर्ववर्ती उत्तेजनाओं के प्रत्यास्मरण दैट इज रिकॉल तथा प्रत्याभिज्ञान या पहचान दैट इज रिकॉग्निशन को स्मृति कहा जाता है। तो फिर विद्यार्थियों, स्मरण क्या है? सीखे गए ज्ञान को धारण करना है, जिसके अंतर्गत दो प्रक्रिया होती है, जो दो प्रमुख प्रक्रिया है दैट इज रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। दैट इज किसी भी जो सीखी गई बातें हैं, सीखी गई ज्ञान है, या किसी वस्तु के बारे में किसी प्रक्रिया के बारे में जो जानकारी है उसे याद कर लेना, प्रत्यास्मरण कर लेना, या फिर उसकी पहचान कर लेना, प्रत्याभिज्ञान कर लेना, स्मृति के अंतर्गत आता है। तो यह रहा दूसरा संक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थर्ड वन, परंपरागत या केंद्रमुखी चिंतन, जिसको हम लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। तो फिर विद्यार्थियों, कन्वर्जेंट थिंकिंग या परंपरागत चिंतन, सीधा सीधा नाम है परंपरागत चिंतन, अर्थात जो हमारा ट्रेडिशनल रूप है, जो ट्रेडिशनल सोचने विचारने का जो तरीका है, ट्रेडिशनल वे से यदि हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो उसे हम लोग परंपरागत चिंतन कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, तो जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वह एक कन्वर्जेंट लेंस होता है, जिसको हम लोग हिंदी में उत्तल लेंस भी कहते हैं। तो फिर विद्यार्थियों, जो उत्तल लेंस होता है उसमें आप लोगों को ध्यान होगा, उसका क्या कार्य होता है कि जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं उन प्रकाश की किरणों क्या करता है, किसी एक बिंदु पर कन्वर्ट कर देता है, एक बिंदु पर ला करके इकट्ठा कर देता है, एकत्रित कर देता है। इसी तरह से जो चिंतन है, जो विभिन्न प्रकार के चिंतन, ये सारे चिंतन जो है किसी एक बिंदु पर आकर के रुक जाए और ये चिंतन जो है परंपरागत तरीके से किया जाए, तो इस प्रकार के चिंतन को हम सभी लोग कन्वर्जेंट थिंकिंग या केंद्रमुखी चिंतन कहते हैं। तो फिर विद्यार्थियों, इस तरह से केंद्रमुखी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग या परंपरागत चिंतन क्या है? परंपरागत चिंतन से अभिप्राय परंपरागत ढंग से सोचने से है, परंपरागत ढंग से विचार करने से है। प्रिय विद्यार्थियों, परंपरागत चिंतन के अंतर्गत दी गई सूचनाओं के आधार पर समाधान पर जोर दिया जाता है। तो जैसा हमने आपको उत्तल लेंस का उदाहरण देते हुए बताया कि यहां पर क्या किया जाता है, जो भी हमारे पास विकल्प होते हैं, जो भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, उन सभी इंफॉर्मेशंस के द्वारा किसी एक बिंदु पर पहुंचना या समस्या के समाधान पर जोर देना क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग है, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग परंपरागत तर्क से या परंपरागत तरीके से, परंपरागत वे से सोचते हैं, विचारते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा प्रकार हो गया संक्रिया का, ऑपरेशन का, कन्वर्जेंट थिंकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ वन इज डाइवर्जेंट थिंकिंग या गैर परंपरागत या बहुमुखी चिंतन। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर देखिए नाम से ही क्लियर है कि जो चिंतन की प्रक्रिया है वो क्या है? गैर परंपरागत है, अर्थात जो परंपरा है, पारंपरिक ढंग से हटते हुए कुछ नए तरीके से, नवीन ढंग से सोचना, विचारना या चिंतन करना क्या कहलाता है? गैर परंपरागत चिंतन कहलाता है। और इसको हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं। तो साइंस में एक डाइवर्जेंट लेंस होता है, कुछ इस प्रकार से होता है प्रिय विद्यार्थियों। डाइवर्जेंट लेंस का कार्य होता है कि जो भी किरणें आती हैं उसको क्या कर देता है? फैला देता है। तो यहां पर जब हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो जो भी हमारे सोचने विचारने के तरीके हैं उसको फैला देना, अर्थात अलग अलग नए प्रकार से सोचने की जो क्रिया है या चिंतन करने की जो क्रिया है, नवीन ढंग से सोचने विचारने की जो क्रिया है, उसी नवीन ढंग से सोचने विचारने की क्रिया या चिंतन को हम सभी लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग या बहुमुखी चिंतन या गैर परंपरागत चिंतन कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, गैर परंपरागत चिंतन नवीन ढंग से सोचने विचारने का ढंग है जो सृजनशीलता को भी इंगित करता है। तो ध्यान दीजिए, सृजनशीलता या क्रिएटिविटी भी कब आती है? जब व्यक्ति जो है
नवीन ढंग से सोचता है, नवीन ढंग से सोचता विचारता है। जो परंपरा होती है, परंपरा से हट के या लीक से हट के जब व्यक्ति सोचता है, विचारता है, तभी वहां पर क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सृजनशीलता या सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है कि व्यक्ति क्या करे, डाइवर्जेंट थिंकिंग करे। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग या गैर परंपरागत चिंतन या बहुमुखी चिंतन के द्वारा ही सृजनशीलता को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो गैर परंपरागत बहुमुखी चिंतन है, गैर परंपरागत या बहुमुखी चिंतन के अंतर्गत दी गई सूचनाओं से परंपरागत तरीके से हटकर, ध्यान दीजिएगा, परंपरागत तरीके से हटकर या लीक से हटकर नई नई सूचनाओं के आधार पर समाधान पर जोर दिया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने परंपरागत चिंतन में देखा कि लीक पर चलकर या परंपरागत तरीके से सोचने विचारने की जो क्रिया थी वो थी कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेकिन जब डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात आ रही है तो यहां पे कहा जा रहा है कि परंपरागत तरीके से हटकर, परंपरा से हटकर, लीक से हटकर जब हम नए तरीके से, नवीन ढंग से, नई नई सूचनाओं के आधार पर समस्या के समाधान पर जोर देते हैं या नए नए तरीके से सोचते हैं, विचारते हैं, तो इस प्रकार के चिंतन को बहुमुखी चिंतन या गैर परंपरागत चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो ऑपरेशन या संक्रिया का जो चौथा प्रकार हो गया, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। आगे बढ़ते हैं, पांचवा, फिफ्थ वन इज इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। तो प्रिय विद्यार्थियों, मूल्यांकन या इवैल्यूएशन आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं के आधार पर डिसीजन लेना, निर्णय लेना या कोई कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को मूल्यांकन या इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मूल्यांकन उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने एवं निष्कर्ष पर पहुंचने की क्रिया है। तो जो भी हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशंस हैं, अवेलेबल सूचनाएं हैं, उन उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर व्यक्ति जब कोई निर्णय लेता है, कोई निष्कर्ष लेता है, तो इसी निर्णय लेने या निष्कर्ष लेने की क्रिया को इवैल्यूएशन या मूल्यांकन कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे पास ज्ञात सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं के आलोक में या उन सूचनाओं के प्रकाश में किसी सूचना के उत्पादन की तुलनात्मक प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशंस है, प्राप्त सूचनाएं हैं, उन्हीं सूचनाओं के प्रकाश में सूचना के उत्पादन या प्रोडक्टिविटी की कंपैरिजन करना, तुलना करना या निर्णय लेना या किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की क्रिया को मूल्यांकन कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो संक्रिया रहा, जो सेकंड, जो हमारा दूसरी बीमा रही, जो सेकंड डायमेंशन रहा, प्रिय विद्यार्थियों, सेकंड डायमेंशन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा जो सेकंड डायमेंशन ऑपरेशन रहा, इसके अंतर्गत 5 प्रकार की संक्रियाएं हो सकती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने संज्ञान या कॉग्निशन के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने मेमोरी या स्मृति या स्मरण के बारे में देखा, सेकंड वन, थर्ड वन इज कन्वर्जेंट थिंकिंग या परंपरागत चिंतन के बारे में देखा, फोर्थ वन इज डाइवर्जेंट थिंकिंग और पांचवा अंत में हम सभी लोगों ने मूल्यांकन के बारे में अध्ययन किया। चलिए दोस्तों, अब हमारी जो थर्ड डायमेंशन है, तीसरी बीमा है प्रिय विद्यार्थियों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गिलफोर्ड जी के अनुसार जो तीसरी बीमा है, थर्ड डायमेंशन, वो है उत्पाद या परिणाम, जिसको हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रोडक्ट्स या उत्पाद या परिणाम है, इसके पहले की जो 2 बीमा है, जो कंटेंट्स है और ऑपरेशंस है, तो कंटेंट्स और ऑपरेशन अर्थात विषय वस्तु और संक्रिया के द्वारा जब क्रियाएं की जाती हैं, विषय वस्तु को लेकर के जब मानसिक क्रियाएं की जाती हैं, जब संक्रियाएं की जाती हैं और उसका जो परिणाम है, उसका जो उत्पाद है, वही क्या है, तीसरी बीमा है, तीसरा डायमेंशन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, गिलफोर्ड तथा उनके साथियों के अनुसार बुद्ध की जो तीसरी बीमा है, प्रिय विद्यार्थियों, बुद्ध की तीसरी बीमा उन परिणामों या उत्पादों से संबंधित होती है जो भिन्न भिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं के साथ विभिन्न मानसिक संक्रियाओं को करने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो हमारा कंटेंट है और जो हमारा ऑपरेशंस है या संक्रिया है, कंटेंट और ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप जो प्रोडक्ट निकलते हैं वही हमारा थर्ड बीमा है। तो इस तरह से विषय वस्तुओं के साथ विभिन्न प्रकार की मानसिक संक्रिया या मेंटल एक्टिविटीज या ऑपरेशन करने के परिणाम स्वरूप, ऑपरेशंस के फल स्वरूप जो परिणाम निकल के आता है, उसी को तीसरी बीमा कहा गया है, जिसको उत्पाद या परिणाम कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब
भिन्न भिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं के साथ जब विभिन्न प्रकार की मानसिक संक्रियाएं की जाएंगी तो वहां पे जो परिणाम होंगे, जो प्रोडक्ट होंगे, वे भी अलग अलग प्रकार के होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो परिणाम है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है, वह भी 6 प्रकार का हो सकता है या प्रोडक्ट के 6 तत्व होते हैं। तो कौन कौन से तत्व होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, चलिए जल्दी से उसकी चर्चा कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सूचनाओं की इकाइयां। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला परिणाम होगा या पहला उत्पाद हो सकता है वह क्या हो सकता है, यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सूचनाओं की इकाइयों के रूप में हो सकता है। और सूचनाओं की इकाइयों से तात्पर्य वस्तुओं या खंडित आकार आदि से है, जैसे विकृत शब्दों को सजाना, विकृत चित्रों को दुरुस्त करना, शब्दों को परिभाषित करना आदि। अर्थात जो पहला परिणाम हो सकता है वो क्या हो सकता है, यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, सूचनाओं की इकाइयां हो सकती हैं, जिसके अंतर्गत कुछ वस्तुओं के बारे में या चित्र के बारे में, आकार के बारे में, शब्दों के बारे में या उनसे संबंधित जो डिफिनीशंस हो सकती हैं, जो परिभाषाएं हो सकती हैं, वे सभी जो है परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो पहला रहा। द सेकेंड वन इज क्लासेस ऑफ यूनिट्स या इकाइयों के वर्ग या श्रेणी। तो जब हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल पे चलेंगे, जो पहला लेवल था प्रिय विद्यार्थी हुआ था यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसमें थोड़ा सा हायर लेवल पे चलेंगे तो बात आएगी क्लासेस ऑफ यूनिट्स की या इकाइयों के वर्ग की या इकाइयों के श्रेणी की। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम चरण में जो गुण आए, जो इकाइयां आई, जब उन इकाइयों को हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ समूह बना लेंगे, किसी गुण के आधार पर उनका हम श्रेणीकरण कर लेंगे, समूहीकरण कर लेंगे, उनका ग्रुप बना लेंगे, तो वहां पे क्या आएगा, प्रोडक्ट, दैट इज क्लासेस ऑफ यूनिट्स या इकाइयों का वर्ग या इकाइयों का श्रेणी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इकाइयों के वर्ग या इकाइयों की श्रेणी से तात्पर्य एक या अनेक गुणों के आधार पर वस्तुओं की श्रेणीकरण करने से है। तो ध्यान दीजिए, जो वस्तुओं के गुण हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर जब हम वस्तुओं को क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं उनका, या फिर उनका हम श्रेणी बनाते हैं, तो इस तरह से जो प्रोडक्ट निकल के आता है उससे हम लोग कहते हैं क्लासेस ऑफ यूनिट्स या इकाइयों का वर्ग या श्रेणी। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि दी गई वस्तुएं या उत्तेजनाओं को विभिन्न श्रेणियों में समान या असमान गुणों के आधार पर विभाजित करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, समान या असमान गुणों के आधार पर विभाजित करना, ये क्या हो जाएगा, क्लासेस ऑफ यूनिट्स हो जाएगा, इकाइयों को वर्गीकृत करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो सेकंड प्रोडक्ट आया वो क्या है, क्लासेस ऑफ यूनिट्स या इकाइयों का वर्ग, और जो पहला प्रोडक्ट था वो था यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द थर्ड वन, जो तीसरा है, दैट इज रिलेशंस बिटवीन यूनिट्स। जो यूनिट्स या इकाई रही उनके बीच में संबंध या इकाइयों में संबंध हो सकता है तीसरा प्रोडक्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा प्रोडक्ट जो है इकाइयों में संबंध, इकाइयों में के बीच में संबंध, या इसका जो आशय है प्रिय विद्यार्थियों वह है वस्तुओं के बीच संबंध। अर्थात जो हमारी यूनिट्स है, जो हमारी इकाई है, जो हमारी सूचनाएं हैं, जो हमारे शब्द हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है उसी से संबंधित है तीसरा प्रकार या तीसरा। तो जैसे प्रिय विद्यार्थियों, यह किससे बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा या छोटा का जो रिलेशनशिप है, बिग और स्मॉल का जो रिलेशनशिप है, वह क्या है, इकाइयों के बीच में संबंध। यहां पर बड़ा या छोटा अर्थात इन दोनों उत्तेजनाओं के बीच में कैसा संबंध होगा, क्या रिलेशनशिप होगा, यही क्या है, इकाइयों के बीच में संबंध है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो तीसरा प्रोडक्ट हो सकता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन यूनिट्स या इकाइयों में संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फोर्थ वन इज, चौथा जो संबंध है, दैट इज सिस्टम्स ऑफ इंफॉर्मेशन या सूचना प्रणाली या सूचना पद्धति। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह थोड़ा हायर ग्रेड का प्रोडक्ट है, और सूचना प्रणाली या सूचना पद्धति क्या है, इसके अंतर्गत जो है अवलंबित तथा पारस्परिक भागों के संगठन या प्रतिरूप से है। अर्थात यहाँ पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको जो है एक सिस्टमैटिक रूप या प्रणाली का रूप या पद्धति का रूप दिया जा रहा है, और इसका तात्पर्य अवलंबित या पारस्परिक भागों के संगठन या ऑर्गेनाइजेशन से है, मॉडल से है या प्रतिरूप से है। जैसे किसी बालक से बतलाने के लिए कहा जा सकता है कि ए, बी और सी के बाद कौन सा अक्षर आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ए, बी, सी के बाद कौन से अक्षर आता है, जब डी जानने के लिए उसको जो इंग्लिश का अल्फाबेट है उसकी जानकारी होनी चाहिए उसके पास, उसका अरेंजमेंट्स की जानकारी उसके पास होनी चाहिए, उसकी जो प्रणाली है, पद्धति है अल्फाबेट्स को लिखने की, जब उसकी जानकारी उसके पास होगी तभी वो बता पाएगा कि ए, बी और सी के बाद डी आता है या कौन सा अक्षर आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों,
इस तरह से जो चौथा प्रोडक्ट है दैट इज सूचना प्रणाली या पद्धति, दैट इज सिस्टम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसके अंतर्गत जो अवलंबित या पारस्परिक भागों के संगठन दैट इज ऑर्गेनाइजेशन या प्रतिरूप या मॉडल से है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ वन, पांचवा जो है दैट इज सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर विद्यार्थियों सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस या प्रत्यावर्तन या रूपांतरण या स्थानांतरण प्रणाली। तो ध्यान दीजिए पांचवा प्रोडक्ट है सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, और सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस या प्रत्यावर्तन या रूपांतरण या स्थानांतरण प्रणाली के द्वारा इसके अंतर्गत दिए गए सूचना या विषय के परिवर्तन, परिमार्जन या संशोधन का रूपांतरण किया जाता है। विद्यार्थियों संशोधनों का रूपांतरण, ध्यान दीजिए यहाँ पे दिए गए सूचना या विषय के परिवर्तन, अर्थात यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशंस की परिवर्तन या उसमें सुधार, दैट इज परिमार्जन या संशोधन। तो संशोधन या परिमार्जन या परिवर्तन या रूपांतरण की जब बात की जा रही है तो वहां पे है सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, और यह पांचवें प्रकार का प्रोडक्ट हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से सिस्टम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या प्रत्यावर्तन या रूपांतरण या स्थानांतरण प्रणाली के अंतर्गत दिए गए सूचना या विषय के परिवर्तन, परिमार्जन या संशोधनों का रूपांतरण किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों जैसे हम लोग कहें कि कोई संशोधन कर दिया, जैसे लड़के को लड़की में बदला जाए तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों लड़के को लड़की में बदल दिया है तो उसका रूप कैसा होगा, यहाँ पे क्या है कुछ संशोधन या रूपांतरण किया जा रहा है। तो इसी तरह से सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकता है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है नेक्स्ट वन इज सिस्टम्स ऑफ इम्प्लीकेशंस या निहितार्थ प्रणाली या आशय। तो प्रिय विद्यार्थियों सिस्टम्स ऑफ इम्प्लीकेशन या निहितार्थ प्रणाली से इसका अर्थ जो है दी गई सूचना के आधार पर भविष्यवाणी या पूर्वाभ्यास करना है। प्रिय विद्यार्थियों जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी हमारे पास सूचना है, इन सूचनाओं के आधार पर जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं या पूर्वाभास करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम्स ऑफ इम्प्लीकेशन। अर्थात यहाँ पर सीधा सीधा है किसी भी सूचना की, किसी भी इंफॉर्मेशंस की, किसी भी विषय वस्तु का क्या निहितार्थ होगा, क्या इम्प्लीकेशंस होगा, जो यह क्या है एक हाईएस्ट लेवल है। प्रिय विद्यार्थियों जो चौथा प्रोडक्ट हो सकता है वो हो सकता है निहितार्थ या इम्प्लीकेशन से रिलेटेड। जैसे प्रिय विद्यार्थियों चित्र की घटना को देखकर बताओ कि आगे क्या होने वाला है। अर्थात यदि एक चित्र दिखा दिया जाए छात्रों को और चित्र में कुछ घटना का वर्णन हो तो उस घटना को देख करके छात्रों से कहा जाए कि आगे क्या होगा इसके बारे में बताइए, या किसी प्रक्रिया या किसी प्रोसेस या किसी कहानी को सुनाया जाए और किसी कहानी को सुनाने के बाद छात्रों से कहा जाए कि इससे क्या सीख मिली, इससे क्या मोरल मिला, तो वो हो सकता है इम्प्लीकेशंस। या किसी सिद्धांत को पढ़ाया जाए छात्रों को और सिद्धांतों को पढ़ाने के बाद फिर उस सिद्धांत का व्यवहारिक जीवन में क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है, क्या निहितार्थ हो सकते हैं, जब इसको बताया जाता है तो यह होता है छठवें प्रकार का प्रोडक्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हम सभी लोगों ने जो तीसरा डायमेंशन रहा जिसको हम लोगों ने प्रोडक्ट कहा, उत्पाद कहा, तो इस तीसरे डायमेंशन के अंतर्गत 6 तत्व हो सकते हैं उत्पाद या परिणाम के अंतर्गत। इसको हम लोगों ने देखिए, पहला था यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, दूसरा था प्रिय विद्यार्थियों क्लासेस ऑफ यूनिट्स, तीसरा था रिलेशंस बिटवीन यूनिट्स, चौथा रहा प्रिय विद्यार्थियों सिस्टम्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, पांचवा रहा सिस्टम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस और छठा रहा अंतिम में सिस्टम्स ऑफ इम्प्लीकेशन। प्रिय विद्यार्थियों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक उदाहरण के द्वारा इन तीनों डायमेंशंस को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक उदाहरण है हमारे स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर विद्यार्थियों, कि किसी व्यक्ति को ईंट का असाधारण प्रयोग बताने के लिए कहा जाए। किसी एक व्यक्ति को ईंट या ब्रिक्स के बारे में कहा जाए कि इसका असाधारण प्रयोग क्या क्या आप कर सकते हो। तो इस उदाहरण में प्रिय विद्यार्थियों कंटेंट क्या है, विषय वस्तु क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कंटेंट या विषय वस्तु क्या होगा, ईंट होगा, ब्रिक्स होगा। तो ईंट या ब्रिक्स क्या है, एक कंटेंट है, और यह जो कंटेंट होगा क्या है प्रिय विद्यार्थियों दिखाई देने वाला है, आकृतिक है, तो यहाँ पे फिगरल कंटेंट होगा। फिर बात आ रही असाधारण प्रयोग की, अर्थात ऐसा प्रयोग करने की बात की जा रही है जो परंपरा से हटकर हो, लीक से हटकर हो। तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस हो, ऑपरेशंस क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन होगा। और इसी तरह से
जब असाधारण प्रयोग बताएगा वह व्यक्ति, तो जो असाधारण प्रयोग होंगे वे सारे असाधारण प्रयोग क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे या उत्पाद होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह जो उदाहरण आपकी स्क्रीन पर है कि किसी व्यक्ति को ईंट का असाधारण प्रयोग बताने को कहा जाए, तो इस उदाहरण में विषय वस्तु क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया या ईंट हो गया, जो कि फिगरल कंटेंट है। संक्रिया क्या हो गई प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि असाधारण प्रयोग की बात की जा रही है तो यहां पे डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन जो होगा ऑपरेशन होगा, और जो उत्पाद होगा प्रिय विद्यार्थियों वह होगा ईंट का असाधारण प्रयोग के लिए बताए गए जो भी आंसर होंगे, जो भी उत्तर होंगे वो क्या होंगे, उत्पाद होंगे, प्रोडक्ट होंगे, और यहां पे जो उत्पाद होगा वो रिलेशन कैटेगरी का होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से एक उदाहरण के द्वारा हम सभी लोगों ने तीनों डायमेंशन को समझने का प्रयास किया। अब आप सभी लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक महत्वपूर्ण बात है, वह यह बात है कि मानसिक योग्यताओं या तत्वों के या कारकों की कुल संख्या कितनी हो सकती है अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड 3 डायमेंशनल मॉडल। तो प्रिय विद्यार्थियों, मानसिक योग्यताओं, तत्वों या गुणों या कारकों की संख्या के निर्धारण के लिए गिलफर्ड के अनुसार 3 बीमाएं हैं और जिनमें प्रकारों की संख्या निम्न है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने अभी 3 बीमाओं या 3 डायमेंशंस के बारे में अध्ययन किया और उसमें प्रत्येक बीमा के लिए कुछ प्रकारों या कुछ तत्वों के बारे में भी अध्ययन किया। तो जो पहली बीमा थी प्रिय विद्यार्थियों वो थी विषय वस्तु, और विषय वस्तु के अंतर्गत हम सभी लोगों ने 4 प्रकार या 4 तत्वों के बारे में देखा। उसके बाद संक्रिया या ऑपरेशंस थी, इसमें हम लोगों ने 5 प्रकार या 5 तत्वों के बारे में देखा। और इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों उत्पाद या प्रोडक्ट था, इसमें हम सभी लोगों ने 6 प्रकार या 6 तत्वों के बारे में अध्ययन किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो 3 डायमेंशनल मॉडल है तो यहां पे 4, 5 और 6, अब 4, 5, 6, 4 इंटू 5 इंटू 6 किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल 120 फैक्टर्स या 120 तत्व या 120 कारक हो सकते हैं बुद्धि के। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से 120 कारक या 120 बुद्धि के तत्व हो सकते हैं गिलफर्ड के सिद्धांत के अनुसार। इस प्रकार से बुद्ध के कुल 120 दैट इज 4 इंटू 5 इंटू 6 120 तत्व या कारक हो सकते हैं या गुण हो सकते हैं, और जिनके आधार पर मनुष्य अपने जीवन के समस्त कार्य, समस्त कार्यों, मानसिक कार्यों का संपादन करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात कि जो 120 कारक या 120 फैक्टर की बात आ रही है, जहां पे 4, 5 और 6 जो है तत्व है प्रत्येक डायमेंशंस में, यह जो कंसेप्ट है यह कंसेप्ट एक ओल्ड कंसेप्ट है, पुराना कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को प्रिय विद्यार्थियों 1961 में दिया गया था गिलफर्ड साहब जी के द्वारा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह क्या है, एक ओल्ड कंसेप्ट है जहां पे कुल कारकों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 120 है। अब इसमें जब कुछ और रिसर्च हुए, कुछ और प्रयोग हुए तो इस संख्या में बढ़ोतरी हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ोतरी कैसे हुई चले देखते हैं। जो न्यू कंसेप्ट आया प्रिय विद्यार्थियों इन 1967 1967 में 1967 में गिलफर्ड के शोध के परिणाम स्वरूप जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसमें जो उन्होंने पहले 4 भागों में विभाजित किया तो उसको 5 भाग में विभाजित किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, गिलफर्ड के शोध कार्यों के परिणाम स्वरूप विषय वस्तु या कंटेंट को 5 भागों में विभाजित किया। ध्यान होगा आप लोगों को कि पहले 4 भाग था, अब 5 भाग हो गया। और प्रिय विद्यार्थियों, जो 4 भाग था उसमें जो फिगरल था या आकृतिक था, इस फिगरल या आकृतिक को 2 भागों में बांट दिया गया। तो इस तरह से जो एक तत्व बढ़ गया, जो फिगरल को 2 भागों में बांट दिया गया। और 2 भाग कौन कौन से थे प्रिय विद्यार्थियों, फिगरल को 2 भागों में बांटा गया। एक था प्रिय विद्यार्थियों विजुअल और दूसरा था ऑडिटरी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन इज विजुअल या दृश्य को हम लोग दृश्विक या दृष्टि कह सकते हैं। तो दृश्विक या दृष्टि की आकृति का तात्पर्य दृष्टि आकार या विजुअल फॉर्म से है, अर्थात जो दिखाई देता है आकार, जैसे रंग हो गया, आकृति हो गई, दृष्टि आकार या निरंतरता आज। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो एक नया प्रकार आया जिसको जो विजुअल है या जिसको हम लोग दृश्विक या दृष्टि कह सकते हैं, तो विजुअल या दृष्टि के अंतर्गत रंग, आकृति, दृष्टि, आकार, निरंतरता आज है। और इसका जो विद्यार्थियों फिगरल का जो सेकंड वन है दैट इज ऑडिटरी है, जिसको हम लोग श्रवण कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, श्रवण जिसका नाम से स्पष्ट है, श्रवण से अभिप्राय क्या है, सुनने से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, श्रवण आकृतिक से तात्पर्य प्रिय विद्यार्थियों आकार की सूचना से, अर्थात यहां पर संगीत की ध्वनि, तारत या राग से है। तो विजुअल इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों जो फिगरल रहा उसके अंतर्गत 2 हो गया, पहला विजुअल और दूसरा ऑडिटरी। विजुअल में
जो दिखाई देने दृष्टि से संबंधित है, जैसे रंग, आकृति, दृष्टि, आकार, निरंतरता आदि, और ऑडिटरी या श्रवण जो है वो सुनने से है, जिसमें संगीत या ध्वनि या तारत या राग आदि को सुनने से है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब क्या हुआ, जब जो हमारा कंटेंट था उसमें एक तत्व या एक फैक्टर बढ़ गया, तो यहां पे हो गई इसकी संख्या 5, और यह इस प्रकार से अब जो कारकों की संख्या, गुणों की संख्या होगी प्रिय विद्यार्थियों, उसके लिए विषय वस्तु के 5 प्रकार या तत्व हैं, संक्रिया के 5 प्रकार या तत्व हैं, और उत्पाद के 6 प्रकार या तत्व हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों अब क्या होगा, 5 × 5 × 6 और हो जाएगा 50, 25 छक्का 150। तो यहां पे कुल 150 फैक्टर या 150 कारक होने चाहिए गिलफोर्ड जी की थ्योरी के अनुसार। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से 150 फैक्टर्स या 150 कारक हो सकते हैं। यह जो कंसेप्ट है इसको न्यू कंसेप्ट कहा जा सकता है प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रकार से बुद्धि के कुल 150, दैट इज 5 × 5 × 6, 150 तत्व कारक हो सकते हैं या गुण हो सकते हैं, और जिनके आधार पर मनुष्य अपने जीवन की समस्त कार्यों को संपन्न करता है। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जो बुद्धि के 150 कारक या गुण हैं, 150 बौद्धिक संगठन परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए क्रियाशील हैं। जो 150 कारक हैं ये सभी क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र है, और इन्हीं कारकों के द्वारा मनुष्य अपने जीवन की समस्त क्रियाओं को, समस्त मानसिक कार्यों को करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा न्यू कंसेप्ट, जिसको कि जो कि 1967 में आया, और जिसके अनुसार कुल 150 फैक्टर या 150 बुद्ध के तत्व या बुद्ध के गुण या बुद्ध के कारक हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब इसमें भी कुछ एडवांसमेंट हुआ और स्टडी आई, तो गिलफोर्ड साहब ने इसमें और कुछ प्रोग्रेस किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब मानसिक योग्यताओं या तत्वों या गुणों कारकों की संख्या में फिर से बढ़ोतरी, और जो लेटेस्ट कंसेप्ट आया वो आया 1988 में। प्रिय विद्यार्थियों, 1988 में जो लेटेस्ट कंसेप्ट आया, गिलफोर्ड ने पुनः सन 1988 में प्रकाशित अपने अंतिम लेख, जिसका नाम था, क्या नाम था प्रिय विद्यार्थियों, सम चेंजेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। तो सम चेंजेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल में स्मरण या मेमोरी को 2 भागों में विभाजित किया। तो ध्यान दीजिए, स्मरण या मेमोरी को उन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया, और वो 2 भाग क्या थे प्रिय विद्यार्थियों, द फर्स्ट वन इज मेमोरी रिकॉर्डिंग या स्मृति अभिलेखन, एंड द सेकेंड वन इज प्रिय विद्यार्थियों मेमोरी रिटेंशन या स्मृति धारण। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से उन्होंने 1988 में क्या किया कि जो मेमोरी था प्रिय विद्यार्थियों, मेमोरी को उन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया, और इस प्रकार से अब जो है, जो हमारा ऑपरेशन था, संक्रिया था, यह 6 प्रकार का हो गया। मेमोरी को उन्होंने स्मृति अभिलेखन या मेमोरी रिकॉर्डिंग और स्मृति धारण या मेमोरी रिटेंशन 2 भागों में विभाजित किया। तो अब प्रिय विद्यार्थियों, 1988 में जो लेटेस्ट कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग कारकों की संख्या की गणना करेंगे, तो विषय वस्तु में 5 प्रकार या 5 तत्व हैं, संक्रिया में 1 कारक या 1 प्रकार बढ़ गया, तो यहाँ पे 6 प्रकार या 6 तत्व हैं, और उत्पाद में कितने प्रिय विद्यार्थियों, 6 प्रकार या 6 तत्व हैं। तो इस तरह से अब जो है 5 × 6 × 6, तो कितना हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, अब हो जाएगा टोटल 180 फैक्टर्स या 180 कारक। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो लेटेस्ट जो अब हमारा कंसेप्ट है, लेटेस्ट जो कंसेप्ट के अनुसार इस प्रकार से बुद्धि के कुल 180, दैट इज 5 × 6 × 6, 180 तत्व या कारक हैं या गुण हैं, जिनके आधार पर मनुष्य अपने जीवन की समस्त क्रियाएं करता है, और बौद्धिक संगठन के जो 180 गुण हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये 180 गुण एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा लेटेस्ट कंसेप्ट 1988 में, जिसके अनुसार बुद्धि के कुल 180 तत्व या कारक हो सकते हैं, और यही प्रश्न जो है अधिकांशतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, कि बुद्धि के गिलफोर्ड की जो थ्योरी है उसके अनुसार कुल कितने तत्व या कारक हो सकते हैं। तो जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है प्रिय विद्यार्थियों, उसके अनुसार 180 फैक्टर हो सकते हैं। अब चलिए प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि यह 3 डायमेंशनल मॉडल है, तो एक 3 डायमेंशनल चित्र के द्वारा जो गिलफोर्ड ने 3 डायमेंशनल चित्र दिया था या 3 डायमेंशनल मॉडल जो दिया था बुद्ध के सिद्धांत को, उसको हम लोग देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। जो तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 3 डायमेंशनल मॉडल या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, गिलफोर्ड का जो 3 आयामी मॉडल है प्रिय विद्यार्थियों, गिलफोर्ड का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो आपकी स्क्रीन पर प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे होगा 3,
तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो कंटेंट्स की बात करें हम लोग, तो कंटेंट्स में कितने कंटेंट्स थे प्रिय विद्यार्थियों? 5 कंटेंट्स थे, 5 कंटेंट्स, दैट इज विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, शाब्दिक, वर्बल एंड बिहेवियरल। इसको यहां पे ध्यान दीजिए, इसको इसके द्वारा दिखाया गया। तो ये हो गया 5, यहां पे ध्यान दीजिए 5 ए हो गया, जिसको हम लोगों ने कंटेंट्स कहा है। इसी तरह प्रिय विद्यार्थियों कंटेंट्स के बाद आता है ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में ध्यान दीजिए, ऑपरेशन में 6 संक्रियाएं हैं। वो कौन कौन सी प्रिय विद्यार्थियों? संज्ञान या कॉग्निशन है, स्मृति अभिलेखन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, कन्वर्जन थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग और मूल्यांकन है। अब बात आई कॉग्निशन की, तो कॉग्निशन को इससे दिखाया गया है, मेमोरी रिकॉर्डिंग को इससे दिखाया गया है, मेमोरी रिटेंशन को इससे दिखाया गया है, कन्वर्जन थिंकिंग के लिए यह है लाइन, डाइवर्जेंट के लिए यह है लाइन और मूल्यांकन के लिए यह है। तो ध्यान दीजिए, इस तरह से यह मॉडल आपका बनके तैयार होता है। और इसी तरह से प्रिय विद्यार्थियों जो तीसरा है, थर्ड वन क्या है? दैट इज प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 6 हैं प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशंस। तो इस तरह से हमारा जो है ये मॉडल बनके तैयार होता है, जिसको जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा इससे रिलेटेड तो आपको बनाना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, अब जो बात आ रही है 5 सामग्री कंटेंट की जो है, उसके लिए यहाँ पे जो चित्र में ये दिखाया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसको आप कलर भी कर सकते हैं इस तरह से। तो पहला हो गया विजुअल, दूसरा हो गया ऑडिटरी, तीसरा हो गया सिंबॉलिक, चौथा है प्रिय विद्यार्थियों व्यवहारिक, और चौथा है वर्बल और पांचवा है व्यवहारिक। इसके लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसी तरह से प्रिय विद्यार्थियों यदि हम लोग बात करते हैं ऑपरेशंस की, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको इस लाइन को देखा जाए तो एक इसके लिए है, यह है आपके संज्ञान के लिए। फिर दूसरा है विद्यार्थियों मेमोरी की रिकॉर्डिंग के लिए, तो यह हो गया। मेमोरी के रिटेंशन के लिए तीसरा है, तो यह हो गया। कन्वर्जन थिंकिंग के लिए चौथा है, तो यह हो गया। और पांचवा है डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए, तो यह हो गया। और छठा है इवैल्यूएशन के लिए, तो यह हो गया। और इसी तरह से प्रिय विद्यार्थियों यदि हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे देखिए यूनिट्स के लिए यह है, यहाँ पे जो पहला ऊपर है ये यूनिट्स के दिखाता है, सेकेंड वन जो है वो क्लास को दिखाता है, थर्ड वन जो है वो रिलेशंस को दिखाता है, फोर्थ वन जो है वो प्रणाली को दिखा रहा है, फिफ्थ वन जो है ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, और सिक्स्थ वन जो है निहितार्थ या इम्प्लीकेशंस को दिखा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से एक कलरफुल पिक्चर आप सभी लोग बना सकते हैं थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ गिलफर्ड। तो प्रिय विद्यार्थियों थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ गिलफर्ड या गिलफर्ड का जो त्रिआयामी मॉडल है उसके लिए यह चित्र बनाया जाता है, और यह इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको आपको एग्जामिनेशन में हमेशा बनाना पड़ेगा। और जब तक आप इस चित्र को नहीं बनाइएगा, इस मॉडल को नहीं बनाइएगा, तब तक आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हम लोगों ने गिलफर्ड के थ्री डायमेंशनल मॉडल को या गिलफर्ड के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में देखा। चलिए अब हम लोग इसका इवैल्यूएशन कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो नाउ द इवैल्यूएशन ऑफ गिलफर्ड्स थ्योरी या गिलफर्ड के सिद्धांत का मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में सबसे पहले हम सभी लोग इसकी मेरिट्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, गुण की बात करते हैं। तो जो इसका पहला मेरिट्स है, पहला गुण है प्रिय विद्यार्थियों, तो गिलफर्ड के सिद्धांत से बुद्ध के स्वरूप तथा संरचना का जितना गहन अध्ययन संभव है उतना स्पीयरमैन और थर्स्टन के सिद्धांत से नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों आपने देखा भी, स्टडी भी किया कि गिलफर्ड की जो थ्योरी है उस थ्योरी में जो बुद्ध की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की बात की गई है वो जितना गहनता से स्पष्ट किया गया है, इतना अधिक फैक्टर बताया गया है, वो 180 कारक बताए गए हैं बुद्धि की। तो जितना बृहद रूप से, जितनी गहराई से बुद्ध की स्टडी जो है गिलफर्ड के सिद्धांत के द्वारा हो सकती है, उतना जो है स्पीयरमैन या थर्स्टन के सिद्धांत से नहीं किया जा सकता। तो ये पहला रहा प्रिय विद्यार्थियों। दूसरा है कि गिलफर्ड का जो थ्री डायमेंशनल मॉडल है, त्रिविमात्मक सिद्धांत है, बुद्ध के क्षेत्र को व्यापक आधार प्रदान करता है। तो यह क्या है? यह जो बुद्ध का सिद्धांत है गिलफर्ड जी का, यह जो है इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, बुद्ध के क्षेत्र में एक जो है व्यापक आधार प्रदान करता है। और तीसरा प्रिय विद्यार्थियों कि गिलफर्ड की बुद्ध में कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात की गई है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की गई है। तो
जो थिंकिंग होता है, जो सोचने विचारने की क्षमता होती है प्रिय विद्यार्थियों, दोनों प्रकार की होती है। एक होता है कन्वर्जेंट या अभिसारी, जहां पर हम परंपरागत ढंग से सोचते हैं, और दूसरा है डाइवर्जेंट या अपसारी, जहां पर हम गैर परंपरागत या नवीन ढंग से चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। तो इन दोनों की व्याख्या जो है गिलफोर्ड के सिद्धांत में किया गया है। और प्रिय विद्यार्थियों, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अपसारी चिंतन है, यह जो है किससे संबंधित है? क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता से संबंधित है। तो इस तरह से सृजनात्मकता के बारे में भी या उससे बुद्धि का जो संबंध हो सकता है उसके बारे में भी गिलफोर्ड के थ्योरी में चर्चा किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो चौथी विशेषता है वह यह है कि गिलफोर्ड के सिद्धांत के आधार पर इस बात की व्याख्या सफलतापूर्वक की जा सकती है कि बुद्धि तथा सृजनात्मकता, दैट इज इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के बीच में घनिष्ठ संबंध है। प्रिय विद्यार्थियों, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में घनिष्ठ संबंध है। इसमें हम लोग जब क्रिएटिविटी को पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि सृजनात्मकता के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है, और बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ये कुछ विशेषताएं नहीं, कुछ मेरिट्स नहीं गिलफोर्ड की थ्योरी की। जहां पे विशेषताएं होती हैं प्रिय विद्यार्थी, वहां पे कुछ कमियां भी होती हैं। तो कुछ डिमेरिट्स के बारे में भी देख लेते हैं, कुछ दोष के बारे में भी देख लेते हैं। तो गैने साहब ने 1977 में इसकी डिमेरिट्स को बताते हुए कहा कि गिलफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत बुद्धि का सिद्धांत बुद्धि के संरचना और स्वरूप की सम्यक व्याख्या नहीं करता है। तो गैने साहब ने एक डिमेरिट बताई कि जो बुद्धि की जो संरचना और स्वरूप की सम्यक व्याख्या जो है गिलफोर्ड के सिद्धांत के द्वारा नहीं होती है। जो दूसरी इसकी डिमेरिट प्रिय विद्यार्थियों की, गिलफोर्ड के सिद्धांत में पर्याप्त संख्या में आनुभविक अध्ययनों का उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थात अनुभविक अध्ययन या एक्सपीरियंशियल स्टडीज के बारे में बहुत अधिक उल्लेख जो है गिलफोर्ड के थ्योरी में नहीं मिलता है। जो तीसरी डिमेरिट प्रिय विद्यार्थियों यह है कि साइमन के अनुसार गिलफोर्ड का सिद्धांत असंतोषजनक है, क्योंकि वह जटिल कार्यों में निहित निष्पादनों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो तीसरी इसकी कमी बताई जा रही है, वो कहा जा रहा है कि जो जटिल कार्य हैं, जो जटिल कार्य होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जटिल कार्यों को करने में या उसमें जो निष्पादन के कार्यों की व्याख्या जो है गिलफोर्ड के सिद्धांत में नहीं की गई है। तो साइमन जी के अनुसार गिलफोर्ड का सिद्धांत असंतोषजनक है, क्योंकि वहां पे जटिल कार्यों में निहित निष्पादनों की व्याख्या करने में वह सक्षम नहीं है। तो यह रही कुछ डिमेरिट्स ऑफ गिलफोर्ड थ्योरी। प्रिय विद्यार्थियों, भले से कुछ डिमेरिट्स हम लोग देख रहे हैं, फिर भी जो बुद्धि का सिद्धांत या बुद्धि का जो क्षेत्र है, बुद्धि की जो संरचना है, उसके क्षेत्र में जो गिलफोर्ड का थ्योरी है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रयोग प्रिय विद्यार्थियों शिक्षा के क्षेत्र में या बुद्धि के क्षेत्र में बहुत ही अधिक किया जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा शास्त्री जो है बहुत ही अधिक, या मनोवैज्ञानिक बहुत ही अधिक इंटेलिजेंस या बुद्धि के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह हम सभी लोग निष्कर्ष या कंक्लूजन के रूप में कह सकते हैं कि गिलफोर्ड के सिद्धांत में कुछ कमियां भले से ही हैं, परंतु इन कमियों के बावजूद गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गिलफोर्ड के सिद्धांत से शिक्षा शास्त्री विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के निर्माण में काफी लाभान्वित हुई। तो ध्यान दीजिए, जब करिकुलम के स्ट्रक्चर की बात आती है, विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम के निर्माण की बात आती है, तो वहाँ पे जो एजुकेशनिस्ट हैं, जो शिक्षा शास्त्री हैं, उनकी काफ़ी मदद जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या गिलफोर्ड की थ्योरी या सिद्धांत से हुई है। यह सिद्धांत जो है बुद्धि तथा सृजनात्मकता के मध्य संबंधों की भी व्याख्या करने में उपयोगी है, अर्थात क्रिएटिविटी की और इंटेलिजेंस के बीच में क्या रिलेशंस हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है, इसके बारे में भी इस सिद्धांत के द्वारा हम सभी लोग व्याख्या कर सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने गिलफोर्ड 3 डायमेंशनल थ्योरी के बारे में चर्चा किया, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट के बारे में, बुद्धि की या प्रज्ञा की संरचना सिद्धांत या गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत के बारे में चर्चा किया। और उसमें हम लोगों ने देखा कि बुद्धि की 3 बीमारियां हो सकती हैं। पहला है कंटेंट्स, दूसरा है ऑपरेशन, तीसरा है प्रोडक्ट। कंटेंट्स में हम लोगों ने देखा कि इसमें 4 प्रकार के कंटेंट्स हो सकते हैं। पहला फिगरल, दूसरा सांकेतिक सिंबॉलिक, तीसरा वर्बल, चौथा बिहेवियरल। इसी तरह संक्रिया या ऑपरेशंस में हम लोगों ने 5 प्रकार की संक्रियाएं देखी। फर्स्ट वन इज कॉग्निशन, सेकंड मेमोरी, थर्ड है कन्वर्जेंट थिंकिंग, फोर्थ है डाइवर्जेंट थिंकिंग और 5वां है इवैल्यूएशन। और जो प्रोडक्ट रहा, उत्पाद रहा, परिणाम, जो तीसरी बीमारी प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे डायमेंशन में हम लोगों ने
छह प्रकार के तत्व देखे। पहला रहा यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकंड क्लासेस ऑफ यूनिट्स, थर्ड रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, फोर्थ सिस्टम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, फिफ्थ सिस्टम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और छठा रहा सिस्टम्स ऑफ इम्प्लीकेशन। और प्रिय विद्यार्थियों, उससे रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल के बारे में अध्ययन किया। फिर हम लोगों ने मानसिक योग्यताओं या गुणों की कुल संख्या के बारे में अध्ययन किया। तो 1961 का जो ओल्ड कंसेप्ट रहा प्रिय विद्यार्थियों, उसके अनुसार हम लोगों ने देखा कि 120 या 120 तत्व या 120 कारक हो सकते हैं बुद्धि की। फिर 1967 में हम लोगों ने देखा कि जो आकृतिक या फिगरल जो कंटेंट रहा उसमें बढ़ोतरी हुई थी है और वह दो प्रकार का हो जाता है, विजुअल और ऑडिटरी। और तब हम लोगों ने 1967 में देखा कि बुद्धि के कुल तत्वों या कुल गुणों या कुल कारकों की संख्या 150 हो सकती है। और अंत में गिलफर्ड साहब ने जो उनका अंतिम लेख रहा सम चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, उसमें 1988 में उन्होंने जो मेमोरी रही, मेमोरी को भी दो भागों में विभाजित किया, मेमोरी रिकॉर्डिंग और मेमोरी रिटेंशन। इस प्रकार से 1988 जो लेटेस्ट कंसेप्ट है उसके अनुसार बुद्धि के कुल 180 तत्व या 180 कारक या 180 गुण हो सकते हैं। और उसके उपरांत हम सभी लोगों ने गिलफर्ड्स का जो 3 डायमेंशनल मॉडल है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहा, उससे रिलेटेड जो 3 डायमेंशनल फिगर है उसके बारे में देखा। और फिर हम लोगों ने इवेल्युएशन ऑफ गिलफर्ड थ्योरी या गिलफर्ड के सिद्धांत के मूल्यांकन में उसके गुणों के मेरिट्स के बारे में चर्चा किया और डिमेरिट्स के बारे में चर्चा किया। और अंत में हम सभी लोग गिलफर्ड के सिद्धांत के संबंध में कुछ कंक्लूजन या निष्कर्ष को ड्रॉ किया। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सके और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। साथ ही साथ आप वीडियो पे कमेंट करिए। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो चैनल पर पड़े हुए हैं उसको आप आसानी से अपने आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज को सर्च करके देख पाएं, अपनी स्टडी को आगे बढ़ा पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही प्रिय विद्यार्थियों, सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है, यदि वह लाल है, रेड है तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, कुछ विकल्प आएंगे, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे उसकी सूचना, उसके नोटिफिकेशंस, उसकी इंफॉर्मेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।